हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पब्लिक इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। द फर्स्ट we will discuss what are the public goods and public revenue and basic theories related to it we are going to discuss here. So let's start. Public good क्या है? पब्लिक गुड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है पॉल ए सैमुअल्सन ने। इना कौन सी आर्टिकल और थ्योरी और बुक में दिया है? अ प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे पब्लिक गुड के हैं: नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड नॉन राइवलरी। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी की क्या होती है कि अगर कोई प्राइस नहीं पे कर रहा तो आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। फ्री पेमेंट वाला भी उसमें यूज कर सकता है कि वो कोई पेमेंट नहीं कर रहा है पर फिर भी वो उस गुड को यूज कर सकता है। तो एक्सक्लूडेबल क्या होता है? restrict availability to certain users by making the good priced good। कि प्राइस के बेसिस पर जब हम किसी को एक्सक्लूड करते हैं, दैट इज एक्सक्लूडेबिलिटी। तो पब्लिक गुड हमारी नॉन एक्सक्लूडेबल है। देन राइवलरी क्या होती है हमारी? द यूज ऑफ गुड बाय वन, कि अगर एक इंसान उसको यूज कर रहा है तो वो दूसरे के लिए कम नहीं होगी। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड, दैट इज नॉन राइवलरी। यूज ऑफ अ गुड बाय वन डज नॉट रिड्यूस इट्स अवेलेबिलिटी टू अदर। नो ओवरक्राउडिंग, ओवरक्राउडिंग का कोई इशू नहीं है उस पर। फॉर एग्जाम्पल रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम कितने भी लोगों तक पहुंचे तो उसकी कॉस्ट तो उतनी ही रहती है। प्योर पब्लिक गुड के दैट इज नॉन एक्सक्लूडेबल प्लस नॉन राइवलरी होती है। प्योर प्राइवेट गुड हमारी एक्सक्लूडेबल प्लस राइवलरी होती है कि इसको प्राइस के बेसिस पर एक्सक्लूड कर सकते हैं। दूसरा, उसमें अगर कोई एक यूज करेगा दूसरे के लिए वो कम हो जाएगी। दैट इज द प्योर प्राइवेट गुड। पब्लिक गुड को और हम क्या कहते हैं? सोशल गुड्स भी कहते हैं। फ्री राइडर्स क्या होते हैं? फ्री राइडर्स होते हैं नॉन फिजिबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग द प्रोविजन ऑफ अ गुड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। कि जब हम वॉलंटरी बेसिस पर किसी गुड को फाइनेंस कर नहीं सकते, वॉलंटरी बेसिस पर कोई अपनी जो इच्छा है वो नहीं जाहिर करता कि मुझे ये थिंग चाहिए, ये चीज चाहिए, इसके लिए मैं इतना प्राइस पे कर सकता। तो वॉलंटरी बेसिस पर जब हम उसको उसकी प्राइसिंग नहीं कर सकते, दैट इज अ फ्री राइडर। फ्री राइडर क्या होता है कि बिना कुछ पे किए जो उस चीज को यूज कर रहा है, दैट आर द फ्री राइडर्स। तो फाइनेंस पब्लिक गुड्स के केसेस में फ्री राइडर्स का इशू होता है क्योंकि हमारे नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी होती है। फाइनेंस कैसे की जाती है? फिर कंपल्सरी कॉन्ट्रीब्यूशंस की जाती हैं लाइक टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, नॉट थ्रू द प्राइस। प्राइस से हम नहीं डिटरमाइन कर सकते किसी गुड का सप्लाई प्राइस, तो टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर के थ्रू इसकी फाइनेंसिंग होती है। However, non-excludability does not necessarily mean equally share of the good, but equally entitled to use of a good. देन एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी? एक्सटर्नलिटी की पब्लिक गुड्स के केसेस में एक्सटर्नलिटी होती है। एक्सटर्नलिटी को क्या कहते हैं? और स्पिल ओवर इफेक्ट्स, नेबरहुड इफेक्ट्स और थर्ड पार्टी इफेक्ट्स। एक्सटर्नलिटीज क्या करती हैं? जो प्राइवेट बेनिफिट्स और कॉस्ट होती हैं उसको डाइवर्स करती हैं सोशल बेनिफिट्स और कॉस्ट से। टू टाइप्स की एक्सटर्नलिटीज हैं: मार्केट एक्सटर्नल इफेक्ट्स, दैट इज मार्केटेबल एक्सटर्नलिटी। मार्केटेबल एक्सटर्नलिटी क्या होती है कि हम जो जो लूजर्स हैं और जो बेनिफिशरीज हैं, थर्ड पार्टी है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको कंपनसेट कर सकते हैं। अगर उसको लॉस हुआ है, अगर वो बेनिफिशरी है तो उसको कॉस्ट वियर करने पर फोर्स कर सकते हैं। नॉन मार्केटेबल इफेक्ट्स और एक्सटर्नलिटीज कौन सी होती हैं? जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जो थर्ड पार्टी है। देन मार्जिनल कॉस्ट हमारी जीरो होती है इन केस ऑफ पब्लिक गुड और द क्लोज टू जीरो, क्योंकि अगर हम एडिशनल हमारी जो इशू है वो नॉन राइवलरी है, अगर हम एडिशनल मेंबर ऐड करते हैं तो वो कॉस्ट में ऐड नहीं कर रहा, दैट इज वाई हमारी मार्जिनल कॉस्ट दैट इज जीरो और क्लोज टू द जीरो। देन डिक्रीजिंग एवरेज कॉस्ट, अगर जो हमारी गुड है ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल इफ प्रोवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स द एवरेज कॉस्ट मस्ट बी हाई। अगर पब्लिक गुड प्रोविजन क्या है? लार्ज जो हमारी पॉपुलेशन के लिए, अगर हम उसको स्मॉलर यूनिट्स में प्रोवाइड करेंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होगी। अगर एडिशनल कोई कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं होगी, उससे हमारी टोटल कॉस्ट में कुछ नहीं ऐड हो रहा। अगर कोई एक बंदा राइज हो रहा है बट
अगर टोटल बंदे ऐड हो रहे हैं तो हमारी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होती रहेगी। तो पब्लिक गुड्स के केस में एवरेज कॉस्ट हमारी डिक्रीज होती है। देन इम्प्योर पब्लिक गुड्स, क्वाजी पब्लिक गुड और क्वाजी प्राइवेट गुड्स possesses a mixture of both publicness and privateness, के जिनमें दोनों करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्राइवेटनेस की भी और पब्लिकनेस में की। देन इज दीज आर द इम्प्योर पब्लिक गुड्स और क्वाजी पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स। देन नेक्स्ट टाइप है हमारी लोकल पब्लिक गुड्स। लोकल पब्लिक गुड्स का मॉडल जो डिटरमाइन करता है दैट इज चार्ल्स मिल टाइबोट ने दिया है। ये क्या है लोकल पब्लिक गुड? सब कैटेगरी ऑफ पब्लिक गुड्स एज लोकल गुड्स का है। लोकल गुड्स क्या है कि जो पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड होती हैं, जो अदर एरिया के लोग हैं उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो जो इस एरिया में प्रोवाइड की जाती हैं दैट आर लोकल गुड्स। जो इस एरिया में प्रोवाइड इस एरिया की लोकल गुड्स। तो प्रोविजन ऑफ दीज गुड्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू द पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया फॉलिंग इन द यूरिडिक्शन ऑफ म्युनिसिपलिटी और द लोकल बॉडी। जो लोकल बॉडी के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं दैट आर द लोकल पब्लिक गुड्स। इनका करेक्टरिस्टिक्स क्या है? नॉन राइबलस, अगर लोग ऐड होते हैं तो किसी के लिए कम नहीं होगी, बट डिग्री ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी है। कैसे एक्सक्लूडेबल है? दूसरे एरिया के लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते, दैट आर द एक्सक्लूडेबिलिटी। दोज हु आर नॉट लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया कैन नॉट एंजॉय द सर्विस। दो फ्री राइडर प्रॉब्लम की सॉल्व कैसे होती है उस पर्टिकुलर एरिया में, कैसे सॉल्व किया जाता है फ्री राइडर का इशू? कंपल्सरी राइडरशिप के थ्रू, कि जो उस एरिया में रह रहा है उसको वो चीज कंज्यूम करनी होगी प्लस उसकी पेमेंट भी करनी होगी, दैट इज द कंपल्सरी राइडर, जो हम फ्री राइडरशिप को कंट्रोल कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। मॉडल को क्या कहा गया है? टाइबोट मॉडल, टाइबोट हाइपोथेसिस, टाइबोट सॉर्टिंग, टाइबोट माइग्रेशन। इसका एक्सटेंडेड वर्ड किसने दिया है? ये चार्ल्स मिल टाइबोट, अ प्योर थ्योरी ऑफ लोकल एक्सपेंडिचर, इस आर्टिकल में दिया है उन्होंने। एक्सटेंशन इसकी वालेस ई ऑट्स ने दी है, इसको क्या कहते हैं? टाइबोट ऑट्स मॉडल। तो इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। पहले परफेक्ट इंफॉर्मेशन एंड फ्री टू मूव, के एक एरिया से हम दूसरे एरिया को मूव कर सकते हैं। इनफ एरिया एंड कम्युनिटीज टू चूज, बहुत सारे एरियाज हैं आपके पास और बहुत सारी कम्युनिटीज हैं चूज करने के लिए। नो प्रॉब्लम रिलेटेड टू माइग्रेशन, माइग्रेशन के रिलेटेड कोई इशू नहीं है। माइग्रेशन कॉस्टलेस है। ईच म्युनिसिपैलिटी हैज सेट ऑफ सर्विसेज बट नॉट रिवाइज, तो एक सेट ऑफ सर्विसेज हैं जो कि रिवाइज नहीं होगा। क्वालिटी इज सेम। कम्युनिटीज डू नॉट सफर फ्रॉम नेगेटिव्स, कोई नेगेटिविटी नहीं है किसी भी कम्युनिटी में। इंडिविजुअल्स कंज्यूम वेयर दे लिव, जहां पर वो रहते हैं वहीं से कंज्यूम करते हैं। नो स्पिल ओवर इफेक्ट्स, एक दूसरे से स्पिल ओवर इफेक्ट्स नहीं है। इग्नोर नेशनल पब्लिक गुड्स, तो इस बेसिस से इनकी उस assumptions हैं। इस मॉडल में वोटिंग विद द फीट होती है। वोटिंग विद द फीट क्या होती है कि अगर इस एरिया की सर्विसेज आपको नहीं अफोर्डेबल लगती, अच्छी नहीं लगती, तो आप दूसरे एरिया में मूव करते हो विद द फीट, माइग्रेट करते हो। तो इस प्रेफरेंस आप किसके थ्रू दिखाते हो? माइग्रेशन के थ्रू। दिस इज कॉल्ड द वोटिंग विद द फीट। माइग्रेट टू अदर एरिया व्हेन सर्विसेज आर नॉट अफोर्डेबल टू देम। देन नेक्स्ट है हमारी क्लब गुड्स। क्लब गुड्स क्या होती हैं? जिसकी आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी की जाती है, कि उसकी स्टॉकिंग, जैसे हम कह सकते हैं कि उसको स्टॉक करके रखा जाता है, दैट इज आर्टिफिशियल स्कैर्स गुड्स। किसने दिया ये कंसेप्ट? जेम्स एम बुचाचन, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ क्लब्स में दिया है 1965 में। क्लब गुड्स क्या है? सबसेट ऑफ लोकल पब्लिक गुड्स। लोकल पब्लिक गुड्स का सबसेट है। इसमें डिग्री ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी होती है। ये फुली राइबल नहीं हो सकती, नॉन राइबलस हो सकती है, नॉट फुली राइबल प्लस फुल एक्सक्लूडेबिलिटी होती है। फुल एक्सक्लूडेबिलिटी लोकल पब्लिक गुड्स में क्या होता है? डिग्री ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी होती है टू अ सम एक्सटेंट, बट ये क्या है? फुली एक्सक्लूडेबल है। कंज्यूमर कैन इंक्रीज अप टू अ लिमिट। तो राइबलस भी है ये, नॉन राइबलस नहीं है, ना ही फुली राइबलस है, बीच में है, दैट इज कंज्यूमर कैन इंक्रीज अप टू द लिमिट। नॉन एक्सक्लूडेड ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एरिया। एक्सक्लूड इनको जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पर नहीं किया जा सकता। किस बेसिस पर एक्सक्लूड किया जाता है? सोशल स्टेटस, नेशनैलिटी, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा। अंडर सप्लाई का प्रॉब्लम का इशू रहता है इन गुड्स के केस में। तो क्लब गुड्स के केस में क्या होता है? अंडर सप्लाई का इशू रहता है। फ्री राइडरशिप प्रवेल इन केस ऑफ
नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी ओनली। तो इसमें फ्री राइडरशिप नहीं हो सकती क्लब गुड्स के केसेस में, क्योंकि इसमें फुली एक्सक्लूडेबिलिटी होती है। फ्री राइडरशिप इशू सिर्फ उस केस में होता है जिस केस में हम नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी लेते हैं। सो फ्री राइडरशिप इज नॉट एग्जिस्ट इन दीज गुड्स। मेरिट गुड्स कौन सी होती है? मस्ग्रेव ने दी है। पहले तो ये मस्ग्रेव ने दी है मेरिट गुड्स का कंसेप्ट, कंजम्पशन ऑफ विच डू नॉट ओनली बेनिफिट्स द कंज्यूमर, कि जिसकी कंजम्पशन सिर्फ उस कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं करती बट थर्ड पार्टी जो नॉन कंज्यूमर्स हैं उसको भी बेनिफिट देती हैं, दैट इज लाइक एजुकेशन। सिन गुड्स और बैड्स कौन सी होती हैं? कि ओपोजिट टू मेरिट गुड, की जिसकी कंजम्पशन सिर्फ उस कंज्यूमर को हार्म नहीं पहुंचाती, पूरी सोसाइटी और नॉन कंज्यूमर्स को भी जो हमारी नुकसान पहुंचाती है, दैट इज अ सिन गुड्स और बैड्स। देन नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास पब्लिक फाइनेंस, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट को पब्लिक फाइनेंस के, जिससे गवर्नमेंट अपनी एक्टिविटीज को फाइनेंस करती है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक फाइनेंस। फिस्क वर्ड से फाइनेंस हमारा आया है, दैट इज पब्लिक ट्रेजरी। देन क्लासिकल थॉट में पब्लिक डेट है जो हमारा एज बर्डन कंसिडर किया गया है। रिकार्डो ने कहा है कि पब्लिक डेट क्या है? टेरिबल्स क्रॉस। देन हमारा कंसेप्ट फंक्शन ऑफ फाइनेंस आता है, वो किसने दिया है? एपी लर्नर ने दिया है, फंक्शन ऑफ फाइनेंस एंड फेडरल डेट 1943 में। फंक्शन ऑफ फाइनेंस, व्हाट इज नीडेड नॉट टू बैलेंस और अनबैलेंस दी बजट, के हमें ये नहीं कंसीडर करना चाहिए कि हमारा बजट बैलेंस होना चाहिए, डेट नहीं होना चाहिए, अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। क्या फोकस करना चाहिए हमें? स्टेबिलिटी एंड द ग्रोथ ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो जो हमारा क्लासिकल्स का थॉट था यहाँ पर हमने ब्रेक किया है, दैट इज बैलेंस इज नथिंग अ गुड थिंग बट वी शुड फोकस ऑन स्टेबिलिटी, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ऑल द थिंग्स। पब्लिक डेट लीड्स टू स्टेबलाइजेशन, तो पब्लिक डेट जो रिकार्डो ने कहा है कि बैड है, बट जो हमारे नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ फाइनेंस में स्टेबलाइजेशन का काम करता है, जो कि रेडक्लिफ कमेटी इन इंग्लैंड ने कहा है। गुरले एंड शाह भी कहते हैं मनी थ्योरी एंड फाइनेंस में थ्योरेटिकल बेसिस फॉर क्रिएटिंग द पब्लिक डेट को सपोर्ट करते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, अजम्पशंस क्या है? प्राइवेट सेक्टर इक्वल टू द इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी पूरी प्राइवेट सेक्टर है, स्टेट की एक्टिविटीज लिमिटेड है, टैक्स रिसिप्ट्स लीड टू लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर एंड ऑल द एक्सपेंडिचर एड्स टू द बेनिफिट, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का बेनिफिट देता है, टैक्स रिसिप्ट्स हमें लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर देती हैं। एडिशनल अजम्पशंस क्या है? रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट आर ओनली इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रेवेन्यू, टैक्सेस से ही हमें रेवेन्यू मिलता है और कोई सोर्स नहीं है गवर्नमेंट के पास। पब्लिक एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स, के पब्लिक एक्सपेंडिचर के जो बेनिफिट मिलता है हमें वो डिमिनिशिंग रिटर्न में मिलता है। एंड देन द स्टेट बजट आर बैलेंस, नो सरप्लस नो डेफिसिट, एवरी लॉस एंड गेन ऑफ यूटिलिटी मेजरेबल इन एब्सोल्यूट क्वांटिटीज में यूटिलिटी और बेनिफिट हमें मेजर किया जाता है। टैक्स रिसिप्ट्स आर सब्जेक्ट टू मार्जिनल सोशल डिसएबिलिटी, के जो हमारी टैक्स रिसिप्ट्स हैं उससे क्या होता है? हमारी जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज होती रहती है, जैसे जैसे टैक्स इंक्रीज होता रहता है उससे हमारी मार्जिनल सोशल डिसयूटिलिटी इंक्रीज होती रहती है। जैसे जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है वैसे हमारे मार्जिनल बेनिफिट्स कम होते रहते हैं। तो ऑप्टिमम लेवल ऑफ बजटरी एक्टिविटीज ऑफ स्टेट इज वेयर डिक्रीजिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट, मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स जो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर से आता है फ्रॉम एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द मार्जिनल सोशल डिसएबिलिटी फ्रॉम टैक्सेस। तो हमारा ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टेट्स दैट इज मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की जो हम ऊपर कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज क्या है कि स्टेट को कितनी एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी चाहिए। तो कहाँ तक स्टेट को एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए? जहां पर टैक्सेस से जो हमें डिसयूटिलिटी मिलती है और मार्जिनल डिसयूटिलिटी मिलती है इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर से हमें जो मार्जिनल बेनिफिट मिलता है उससे इक्वल हो जाए, तो हमारा क्या है? इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इस डायग्राम में हमारे पास क्या है? दिस इज अ बेनिफिट कर्व, दिस इज अ डिसयूटिलिटी कर्व। तो नेट बेनिफिट्स हमारे क्या हैं कि डिसयूटिलिटी से हम जब बेनिफिट्स माइनस करते हैं तो हमारे क्या आती है? हमारे पास कर्व आती है, दैट इज नेट बेनिफिट कर्व।
दैट इज, तो कहां पर हमारे, जहां पर हमारी दोनों की मार्जिनल बेनिफिट एंड मार्जिनल डिसिजिबिलिटी इक्वल है, वहां पर हमारा स्टेट का ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टेट एक्टिविटीज आ जाता है और ऑप्टिमम बजट साइज आ जाता है। टेस्ट ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को टेस्ट कैसे किया जा सकता है? डेल्टन ने टेस्ट दिया है टू टेस्ट वेदर द पब्लिक फाइनेंस और बजटरी साइज एडिंग टू द नेट सोशल एडवांटेज। कौन सा टेस्ट है कि जो हमारा बजटरी साइज है क्या वो सोशल एडवांटेज में ऐड कर रहा है। उससे लिए उसने टू डिजायरेबल ऑब्जेक्टिव्स लिए, प्रिजर्विंग द सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी अगेंस्ट द फॉरेन एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्ट्रप्शन। द नेक्स्ट है इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। इकोनॉमिक वेलफेयर किस साइड से? मीन्स इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन, means increase in the production capacity of sustainable basis. Then second है हमारा an improvement in the distribution of national income. नेशनल इनकम में डिस्ट्रीब्यूशन कैसी? पहले एफिशिएंट भी हो, दूसरी इक्विटी भी हो। एफिशिएंट कैसे होगी? इट इज रिलेटेड टू एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन। तो इक्विटी शेयरिंग में जो सेटिस्फैक्शन है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो डेल्टन का टेस्ट क्या कहता है कि बजट का साइज कौन सा ऑप्टिमल है और जो गवर्नमेंट के ऑपरेशंस हैं तब हमें मैक्सिमम सोशल एडवांटेज देते हैं जब वो सोशल एडवांटेज में कुछ ऐड कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने एडिशन कैसे होगी? पहले तो अगर वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रिजर्विंग द सोसाइटी, तो वो नेट सोशल एडवांटेज को ऐड कर रहे हैं। अगर वो इकोनॉमिक वेलफेयर कर रहे हैं तो भी वो नेट सोशल एडवांटेज को ऐड कर रहे हैं। इकोनॉमिक वेलफेयर टू टाइप्स के हो सकते हैं, इंप्रूवमेंट एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। दूसरा है इंप्रूवमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम कि नेशनल इनकम जो हमारी एफिशिएंटली एंड इक्विटी बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वर्क कर रहा है गवर्नमेंट एक्टिविटीज का। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा हिक्स का टेस्ट। किसको टेस्ट करने के लिए कि स्टेट एक्टिविटीज क्या डिजायरेबल हैं, नेट सोशल एडवांटेज में ऐड कर रही हैं या नहीं। इसकी वजह से उन्हें दो क्राइटेरिया दिए। पहला है प्रोडक्शन ऑप्टिमम क्राइटेरिया। प्रोडक्शन ऑप्टिमम क्राइटेरिया में क्या है? इट इज अचीव्ड व्हेन द रीएलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज डज नॉट लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गिवन कमोडिटी। प्रोडक्शन ऑप्टिमम हमारा कहाँ होता है? हिक्स कहता है कि स्टेट की एक्टिविटीज कब तक डिजायरेबल हैं और नेट सोशल एडवांटेज ऐड कर रही हैं, कब ऐड कर रही हैं? जब हमारा प्रोडक्शन ऑप्टिमम हो। प्रोडक्शन ऑप्टिमम कब होगा? कि जब हम कोई भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेस को रीएलोकेट करें बट उससे हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज ना हो, तब हमारा प्रोडक्शन ऑप्टिमम हो जाता है। देन नेक्स्ट क्राइटेरिया दिया है उन्होंने, तो प्रोडक्शन ऑप्टिमम का शॉर्ट रन टेस्ट है ओनली, जो हिक्स का टेस्ट है लॉन्ग रन में अप्लाई नहीं होता। यूटिलिटी ऑप्टिमम का है कि कॉम्पोजिशन ऑफ, अगर जीडीपी से हमें जो यूटिलिटी डिराइव हो रही है अगर उसमें हम वेरिएशंस करते हैं तब भी हमारी यूटिलिटी इंक्रीज नहीं होती, तब कहते हैं हम यूटिलिटी ऑप्टिमम पॉइंट आ गया है हमारा। तो जब मैक्सिमम सोशल एडवांटेज होगी तब हमारा प्रोडक्शन ऑप्टिमम होगा, यूटिलिटी ऑप्टिमम होगा। अगर दोनों में से कुछ भी ऑप्टिमम नहीं है तो हमारा नेट सोशल एडवांटेज ऐड नहीं हो रहे। पब्लिक रेवेन्यू, प्रोफेसर डेल्टन मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक रिसिप्ट्स एंड पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रिसीट्स क्या होती हैं? फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज हैं उनसे जब हमारी रिसिप्ट्स आ रही हैं दैट आर द पब्लिक रिसीट्स। पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है कि इन सोर्सेस में से अगर हम पब्लिक बोरिंग्स को निकाल दें, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ पब्लिक एसेट्स से निकाल दें, रिसिप्ट्स फ्रॉम यूज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस निकाल दें, जो हमारे पास रिसिप्ट्स बचती हैं दैट आर द पब्लिक रेवेन्यू। प्रिंटिंग प्रेस क्या होती है हमारी? इसका मतलब है कि जो हमारे रुपीस को बनाने में कॉस्ट आ रही है बट उसकी फेस वैल्यू डिफरेंट है, इसको जब हम माइनस करते हैं दैट इज प्रिंटिंग प्रेस।
कि फेस वैल्यू उसकी 1 रुपीज है बट आपको कॉस्ट 2.05 की आ रही है, तो इसका जो डिफरेंस है दैट इज प्रिंटिंग प्रेस. Term means excess of face value of currency created and issued by the government over the cost of creation and issue. रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं? रूटीन में चलती हैं जो, प्लस अर्नड वंस होती हैं. कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं? कि नॉन रेपिटेटिव एंड नॉन रूटीन रिसिप्ट्स होती हैं आफ्टर द गवर्नमेंट लायबिलिटीज एंड एसेट्स. रेवेन्यू रिसीव्स टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू. टैक्स रेवेन्यू में 3 सेक्शंस आते हैं हमारे. फर्स्ट इज टैक्स ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेशन टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स. बी टैक्सेस ऑन द प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजैक्शन, एस्टेट ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, हाउस टैक्स, लैंड टैक्स, रेवेन्यू टैक्स, ऑल आर taxes on property and capital transactions. Third category, taxes on commodity and services, taxes on production, sales, purchase, transport, storage, etc. Then non-tax revenue में हमारे 3 category sections आते हैं. Currency, coinage and mint. इसमें only to the government of India, not the states को मिलते हैं ये. Excess of face value created of the cost, that is mint. देन नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट रिसीट्स, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यूज. कैपिटल रिसिप्ट्स में हमारी कौन सी आती है? मेजर फ्रेश बोरिंग्स है हमारी, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों बोरिंग्स हो सकती हैं. अगर हम मेच्योरिटी के बेसिस पर इसको डिफाइन करें तो नॉन टर्मिनेबल मींस जिसकी कोई मेच्योरिटी डेट नहीं होती, परपेचुअली होती हैं वो. प्रिंसिपल अमाउंट की मेच्योरिटी कोई डेट नहीं होती. टर्मिनेबल जिसकी प्रिंसिपल अमाउंट की एक डेट होती है मेच्योरिटी की, कि उस टाइम पर वो वापस होगी. देन नेक्स्ट है हमारा टैक्स. टैक्स क्या है हमारा? इट इज अ कंपल्सरी लेवी पेबल, कि कंपल्सरी जो हम पे करते हैं टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी कॉरस्पॉन्डिंग एंटाइटलमेंट टू रिसीव एनी स्पेसिफाइड डायरेक्ट क्विड प्रो को, कि उसके बदले में हम कुछ नहीं मिलेगा, क्विड प्रो को नहीं होगा. दिस इज कंपल्सरी प्लस नो इन रिटर्न, सो दैट इज अ टैक्स. कंपल्सरी पेमेंट बट इन रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलेगा, मीन समथिंग गिवन और टेकन इक्विवेलेंट टू अनदर, तो इसके बदले कुछ नहीं मिलेगा, दैट इज टैक्स. बेस क्या है टैक्स का? बेस ऑफ द टैक्स क्या है? जिस बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि हाँ ये इंसान हमारा टैक्स पे करेगा, तो दिस इज अ बेस ऑफ द टैक्स. द बेस ऑफ द टैक्स इज लीगल डिस्क्रिप्शन, कि हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू विच द लाइबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर इज अश्योर्ड, कि हम ये अश्योर करें कि क्या डेफिनेशन क्या है हमारे, कि कोई बंदा टैक्स पे करे, कि उसकी 1 लाख इनकम होनी चाहिए, उसकी 2 लाख इनकम होनी चाहिए. तो डिस्क्रिप्शन जो हम देते हैं विद रेफरेंस टू द लाइबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर इज अश्योर्ड, तो उसको कहते हैं बेस ऑफ द टैक्स. बायोंसी ऑफ द टैक्स क्या है? एन इंक्रीज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज होना, टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होना ऑफ द गवर्नमेंट, किसकी वजह से? ग्रोथ ऑफ इट्स बेस, मींस इनकम की वजह से जो इंक्रीज हो रहा है गवर्नमेंट का. फॉर एग्जाम्पल जो इनकम की वजह से, इनकम इंक्रीज होने की वजह से जो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, दैट इज बॉयंसी ऑफ द टैक्स. तो बेस के चेंज होने से जो होता है दैट इज बॉयंसी ऑफ द टैक्स. फॉर एग्जाम्पल विद गिवन रेट, के रेट हमारा वही चल रहा है, डेफिनेशन वही है हमारी जो टैक्स पेयर की, स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स एंड द डेफिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम. इफ द यील्ड फ्रॉम इनकम टैक्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नेशनल इनकम की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से हमारी यील्ड इंक्रीज हो रही है, दैट इज बॉयंट टैक्स. इट इज मेजर्ड एट द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इट्स रेवेन्यू टू द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन इट्स टैक्स बेस. तो दिस इज अ बॉयंट टैक्स और द बॉयंसी ऑफ द टैक्स कैसे मेजर की जाती है? प्रोपोर्शनेट चेंज इन टैक्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय proportionate change in tax base.
देन नेक्स्ट कंसेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ द टैक्स। इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स, क्योंकि बेस कांस्टेंट रहे हमारा, अगर हमारा रेट चेंज हो रहा है, रेट की चेंज होने की वजह से हमारी यील्ड इंक्रीज हो और टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो, और हम जो डेफिनेशन सी उसको रिवाइज कर दें, उसकी वजह से हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, दैट इज elasticity of tax. Yield of tax may vary in response of an extension of its coverage or revision of the rate. So इसकी वजह से जो change हो रहा है, that is elasticity of the tax. It is through an increase in base थ्रू अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन। अगर हम लीगल जो डेफिनेशन थी पहले ऑलरेडी चल रही थी, उसको चेंज करने की वजह से हमारा टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ टैक्स। कैसे मेजर किया जाता है? इट इज मेजर्ड एज अ रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन रेवेन्यू ऑफ अ टैक्स, के प्रोपोर्शनेट चेंज है जो हमारा रेवेन्यू ऑफ टैक्स टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स कवरेज और रेट, और बोथ कवरेज की वजह से जो चेंज हो रहा है रेवेन्यू में, और रेट की चेंज होने से जो हमारा हो रहा है, दैट इज elasticity of tax. When measured in relation to change in base due to change in rate of tax, it becomes buoyancy of tax. Only difference is that it is deliberate action of the government to increase the receipt. कि अगर जो हमारा बेस चेंज हो गया, क्यों चेंज हो गया हमारा बेस? क्योंकि टैक्स रेट जो थे वो उतल फुतल हुए, जो पहले टैक्स की कैटेगरी में नहीं आते थे वो भी आने लग गए, तो टैक्स बेस चेंज हो गया। तो इसकी वजह से इलास्टिसिटी को हम बेयोंसी भी कह सकते हैं अगर बेस चेंज हो रहा है। इसमें नोट करने वाली बात कौन सी है? अ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स वुड यील्ड अ इक्वली प्रोपोर्शनल चेंज इन इट्स रेवेन्यू, कि अगर टैक्स रेट चेंज हो रहा है तो हमारा इक्वली प्रोपोर्शन में हमारा रेवेन्यू भी चेंज होगा टैक्स का। जितने परसेंट रेट चेंज हुआ है उतने परसेंट हमारा रेवेन्यू इंक्रीज करा होगा अगर हमारा बेस सेम है। अगर हमारा बेस भी चेंज हो रहा है, इफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स कॉजेज द चेंज इन बेस, अगर हमारा बेस चेंज हो रहा है रेट के चेंज होने की वजह से, द चेंज इन रेवेन्यू विल सम टोटल आउट। तो इसके टू फैक्ट्स निकलते हैं। पहला क्या है हमारा, कि हमारा रेट्स चेंज हो गए, कि पहले 100 पर हमारा लगता था 5%, देन 200 पर लगता था 10%, तो इस पर हमने पहले किया 6%, इस पर 11% कर दिया। तो इसके रेट की चेंज होने की वजह से हमारा जो चेंज हुआ है, दिस रेवेन्यू चेंज हुआ, उसको क्या कहते हैं हम? इक्वी प्रोपोर्शनेट चेंज कहते हैं। अगर हमारा बेस भी चेंज हो गया, कि रेट्स चेंज हुए बट हमने डेफिनेशन भी चेंज कर ली, मींस जो पहले 50 वाला था वो आउट ऑफ एग्जाम्पशन में था कि उस पर टैक्स नहीं लग रहा था, पर इस पर हम 5% लगा रहे हैं, देन 100 पर हम 7% लगा रहे हैं, अब 200 पर भी हम लगा रहे हैं 11%। तो इसकी कवरेज भी चेंज हुई है, बेस भी तो चेंज हुआ है। तो इसकी वजह से दो इफेक्ट्स आते हैं, पहले रेट्स भी चेंज हुए, इसको रेट इफेक्ट कहते हैं, दूसरा बेस चेंज हुआ उसको बेस इफेक्ट कहते हैं। तो जो हमारा टोटल रेवेन्यू में चेंज आएगा वो रेट प्लस बेस दोनों का टोटल होगा। लेफर इसको क्या कहते हैं? रेट इफेक्ट को अरिथमेटिक इफेक्ट कहते हैं, बेस इफेक्ट को इनकम इफेक्ट कहते हैं। लेफर क्या है? लेफर कर्व क्या है हमारी? इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम टैक्स रेवेन्यू एज अ फंक्शन ऑफ इनकम टैक्स रेट्स, कि रेवेन्यू कैसे चेंज होता रहता है हमारा विद द चेंज इन टैक्स रेट। टैक्स रेट की वजह से हमारा टैक्स का रेवेन्यू कैसे चेंज होगा, दैट इज लेफर कर्व। लेफर वी अर्थर ने दी है। ईच पॉइंट ऑन दिस कर्व रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ रेट ऑफ इनकम टैक्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू। कर्व डिपिक्ट्स रिस्पॉन्सिवनेस और इलास्टिसिटी ऑफ इनकम टैक्स यील्ड टू द रेट ऑफ इनकम, के इनकम टैक्स के चेंज होने से हमारा रेवेन्यू कैसे चेंज हो रहा है, इस कर्व, ये कर्व हमें शो करती है उसका। एक्सट्रीम्स क्या है? 0% चेंज हो रहा है, 100% चेंज हो रहा है। वेल शेप्ड होती है, पैराबोलिक होती है, मींस वेल शेप्ड।
देन नेक्स्ट है हमारी लेफर कर्व मेंटेन्स दैट एनी चेंज इन इनकम टैक्स जनरेट टू इफेक्ट्स, कि जो भी हमारा टैक्स में चेंज हो रहा है उसके दो इफेक्ट्स होते हैं, पहला है अरिथमेटिक इफेक्ट और दूसरा है इकोनॉमिक इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। अरिथमेटिक इफेक्ट क्या हो गया, चेंज इन टैक्स रेवेन्यू विद द चेंज इन रेट की वजह से जब हमारा टैक्स का रेवेन्यू चेंज हो रहा है, दैट इज अरिथमेटिक इफेक्ट, बट इसमें बेस अनचेंज रहता है। इकोनॉमिक इफेक्ट क्या है, चेंज इन टैक्स रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन टैक्स बेस, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक इफेक्ट। तो जो हमारी कर्व होती है एट द इनिशियल स्टेज, अरिथमेटिक इफेक्ट है जो हमारा आउटवे करता है नेगेटिव इनकम इफेक्ट को। इसकी वजह से हमारी पहले टैक्स रेवेन्यू राइज करता है विद द लेवल ऑफ राइजिंग टैक्सेस, तो एक टाइम पर आके पीक करता है, देन डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाता है। सो टैक्स रेवेन्यू स्टार्ट्स फॉलिंग आफ्टर सर्टेन पॉइंट। प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन और कैनन्स ऑफ टैक्सेशन क्या है, कि किस बेसिस पर हम कहते हैं कि ये गुड टैक्स है, दैट इज क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए एक टैक्सेशन को डिटरमाइन करने के। एडम स्मिथ ने 4 कैनन्स दिए हैं। पहला कैनन है कैनन ऑफ इक्वालिटी, के टैक्सेस कैसे होने चाहिए, इक्वालिटी को प्रमोट करते हुए होने चाहिए। रिचर मस्ट पे द मोर टैक्सेस, टैक्स शुड इम्पोज इक्वल मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ एवरी टैक्स पेयर। If income is subject to constant margin utility, both richer and pay subject to proportional taxes. Income के इनकम इज सब्जेक्ट टू डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, की जैसे जैसे हमारी इनकम राइज होती रहती है उससे मार्जिन यूटिलिटी डिक्लाइन होती रहती है। तो रिचर को ज्यादा पैसे पे करने चाहिए क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूटिविटी होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी कम किसी की ज्यादा यूटिलिटी जा रही है, किसी की कम यूटिलिटी जा रही है, तो दैट इज इक्वल नहीं है वो टैक्स। किसी के कोई 100 रुपीज खा रहा है तो उससे हम 50 रुपीज ले ले तो उसकी आधी यूटिलिटी चलेगी। कोई 1000 कमा रहा है उससे 50 रुपए, तो उसकी यूटिलिटी तो कम गई है ना। तो इससे हमें ज्यादा टैक्स लेना चाहिए कि इससे इक्वल इसकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी हो। तो ऐसे हमें इक्वलिटी लानी चाहिए। सर्टेनिटी के जो कैनन ऑफ सर्टेनिटी में क्या है कि टैक्स ऑफिशियल्स हैं वो अननेसेसरी परेशान ना करें, लोगों को हरास ना करें। टाइम ऑफ पेमेंट, मैनर ऑफ पेमेंट, क्वांटिटी टू पे सब कुछ ऑलरेडी डिफाइंड होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए कि इस टाइम पर इतना आपको पे करना है, इन लोगों को पे करना है, क्लियर होना चाहिए। कैनन्स ऑफ कन्वीनियंस के टाइम ऑफ द पेमेंट और द मोड ऑफ द पेमेंट कन्वीनियंट होना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए पहले वो पेपर आप साइन कराओ देन वो पेपर साइन करो। कन्वीनियंस होना चाहिए उसको कलेक्ट करने के लिए, कम से कम जो हमें प्रॉब्लम हो। कैनन्स ऑफ इकोनॉमी के टैक्स को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास जो कॉस्ट आई है वो कम से कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टैक्स का रेवेन्यू हमारे पास कम आया है बट उसको कलेक्ट करने में हमारे ज्यादा पैसे लग गए, तो उसका क्या फायदा। तो कैनन ऑफ इकोनॉमी। एडिशनल प्रिंसिपल्स क्या है, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, कि जो हमारा टैक्सेशन है वो फिजिकल एडिक्वेसी लेकर आए, मींस जनरेट इनफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, कि उनको डेफिसिट फाइनेंसिंग ना करनी पड़े, तो वो प्रोडक्टिव हो कि गवर्नमेंट के पास खर्च करने के लिए पैसा आए, उसको कहीं से डेफिसिट ना उठाना पड़े। कैनन्स ऑफ बायोन्सी, बायोन्सी क्या है कि टैक्स बेस टैक्स रेवेन्यू शुड हैव इनहरेंट टेंडेंसी टू इंक्रीज द टैक्स बेस, कि टैक्स रेवेन्यू हमारा ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमारा टैक्स बेस इंक्रीज हो। कैनन्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, के अथॉरिटीज को अगर रिवाइज करना हो टैक्स के रेट्स तो उनको कोई ज्यादा दिक्कत ना हो, तो इजिली वो जो हमारे रिवाइज कर सके टैक्स के स्ट्रक्चर को। कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी में क्या कहते हैं कि आपको कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन नहीं बनाना चाहिए, कि लोगों को पता ही ना हो कि इसका मतलब क्या है। कोई डेफिनेशन लिखी है आपको उसका मतलब ही नहीं पता, कोई लीगल डिस्प्यूट ना हो उसमें, तो सिंपल टैक्सेशन का प्रोसेस रखना चाहिए। कैनन ऑफ डाइवर्सिटी, कि आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप
कुछ सोर्सेस पर टैक्स लगा रहे हो, आपके पास डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए जिस पर आप टैक्स लगा रहे हो। अगर एक में आपको नुकसान हो रहा है, उससे टैक्स नहीं आ रहा है, उससे रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो आपके पास अदर सोर्सेज हों कि जिससे आपका टैक्स का रेवेन्यू आए। तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए आपके पास। देन नेक्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ टैक्स बर्डन। डिवीजन ऑफ टैक्स बर्डन में क्या है हमारा, इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ द टैक्स। इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स क्या होता है कि एक बंदे पर टैक्स लगाया है हमने, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ द टैक्स। किस पर लगाया है, दैट इज पॉइंट ऑफ कलेक्शन, किससे हम कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स है कि इस बंदे ने इससे लेकर आपको टैक्स दिया है, आप तो इस बंदे से कलेक्ट कर रहे हो, बट असल में पे किसने किया, दैट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स। जैसे कोई शॉपकीपर है, आपने उस पर टैक्स लगाया, बट उसने जो अपनी गुड्स थी जो उनका प्राइस इंक्रीज किया और कंज्यूमर को बेच दिया, तो अल्टीमेट टैक्स तो कंज्यूमर ने पे किया, बट आपने कलेक्ट किससे किया, प्रोड्यूसर थे। तो ये तो हो गया इम्पैक्ट, और जिसने पे किया दैट इज इंसिडेंस। थ्योरीज ऑफ टैक्स क्या है, आ टैक्सेशन थ्योरी is a model depicting tax system built upon various identified assumptions and objectives। कि टैक्सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, 3 ग्रुप्स हैं इसमें। पहले assumptions देते हैं कि टैक्स पेयर एंड बेनिफिट्स में रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट, उसमें कोई रिलेशन नहीं है कि टैक्स सिर्फ आपको पे करना है, आपको बेनिफिट मिलेंगे वो अलग से मिलेंगे, उन टैक्स का और बेनिफिट्स का कोई रिलेशन नहीं है। इसमें कौन सी थ्योरीज हैं, एक्सपीडेंसी थ्योरी एंड सोशियो पॉलिटिकल थ्योरी। देन नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास लिंक बिटवीन द टैक्स लाइबिलिटी एंड स्टेट एक्टिविटीज, कि टैक्स एंड स्टेट की एक्टिविटीज में रिलेशन है, तो ये बेनिफिट रिसीव्ड थ्योरी एंड कॉस्ट सर्विस थ्योरी आती है इसमें। थर्ड है हमारा कि टैक्सेस किस बेसिस पर होना चाहिए, कि जिसके पास एबिलिटी टू पे उन पर टैक्स लगना चाहिए, दैट इज अ एबिलिटी टू पे थ्योरी। देन फर्स्ट थ्योरी आ गई हमारी एक्सपीडेंसी थ्योरी, जो कि कहती है कि उनमें कोई रिलेशन नहीं, टैक्स में और स्टेट की एक्टिविटीज में कोई रिलेशन नहीं है, बेनिफिट्स में कोई रिलेशन नहीं है। एक्सपीडेंसी थ्योरी क्या कहती है कि एवरी टैक्स प्रपोजल मस्ट पास द टेस्ट ऑफ प्रैक्टिकेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी, कि अगर वो फिजिबल टैक्स है दैट इज ओके, कि उसको मेन मुद्दा क्या होना चाहिए, लेविड एंड कलेक्टेड एफिशिएंटली, जब हम कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कंसर्न्ड विद द एक्सपीडेंसी थ्योरी। सोशो पॉलिटिकल थ्योरी क्या है कि अडोल्फ वेगनर ने इसको एडवोकेट किया है कि टैक्सेस के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑफ द सोसाइटी फॉर डिसाइडिंग फैक्टर इन टैक्सेस, के टैक्सेस को किस कोई फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स चूज करते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो वो डिफाइन करते हैं कि हमारी टैक्सेशन कैसे होने चाहिए। टैक्स सिस्टम शुड बी यूज्ड टू कर्ब द इल्स ऑफ द सोसाइटी, एडवोकेटेड मॉडर्न वेलफेयर अप्रोच टू इनकम इनक्वालिटी, कि जब हमारी इनकम इनक्वालिटीज रिड्यूस होती हैं, वो कहती है सोशल पॉलिटिकल थ्योरीज, कि टैक्सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, रिड्यूस करना टू द इनकम इनक्वालिटीज, वेलफेयर लेकर आना, सोशल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना। तो एक्सपीडेंसी थ्योरीज क्या कहती है कि टैक्सेशन कैसे होने चाहिए, सिर्फ फिजिबल होने चाहिए कि उनको अच्छे से कलेक्ट किया जा सके, दैट्स ऑल। देन नेक्स्ट है बेनिफिट रिसीव्ड थ्योरी, जो हमारे सेकंड ग्रुप है हमारा, क्या कहते हैं कि बेनिफिट्स कि स्टेट की एक्टिविटीज प्लस टैक्सेस में रिलेशन है, तो ये किससे ड्राइव होती है, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ ट्रेस से ड्राइव होती है। एन एक्सचेंज और कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द स्टेट, कि इनमें रिलेशनशिप होता है टैक्स पेयर एंड द स्टेट में, कि जब हम टैक्स पे करते हैं उसके बदले हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो उसके बदले में हमें क्या करना होगा, टैक्सेस पे करने होंगे, दैट्स ऑल द बेनिफिट रिसीव थ्योरी। इट इज अ क्विड प्रो को सेटअप, मींस इसमें इन रिटर्न आपको कुछ मिलता है, नो क्विड प्रो नहीं है, क्विड प्रो को है, जिसमें हमें इन रिटर्न कुछ मिलता है। जिसने propound की, सेल्समैन ने। स्टेट प्रोवाइड वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, सिटीजन फाइनेंस देयर प्रोविजन बाय पेइंग टैक्सेस, उसके बदले में वो टैक्स पे करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि
बेनिफिशरीज कैसे डिटरमाइन करेंगे, कौन पे करेगा, कौन एक्चुअल बेनिफिटरीज हैं, बेनिफिट किसको मिल रहे हैं। तो वॉलंटरी एक्सचेंज उसके इन में रिलेशन में आती है। 1896 में नट बिक्सल ने ये थ्योरी दी है। वो क्या कहते हैं कि लोग वॉलंटरी बेसिस पर कहेंगे कि यस दिस आई रिसीव द बेनिफिट, आई विल पे फॉर इट, प्रोवाइड एथिकल फुटिंग फॉर द बेनिफिट रिसीव थ्योरी। He defended benefit received theory. A tax system should be based on the voluntary and anonymous actions of the taxpayer. Voluntary reveal करेंगे वो कि हमें टैक्स पे करना है। ड्रॉबैक्स क्या है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, नॉट श्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिवीलिंग डिमांड शेड्यूल के कोई रिवील करना ही नहीं चाहेगा कि हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो वो कैसे टैक्स पे करेंगे। देन लिंडल सोल्यूशन देता है इसका, सोल्यूशन इन बेनिफिट रिसीव थ्योरी। आंसर्स क्या करता है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टेट एक्टिविटीज क्या होना चाहिए, प्लस एलोकेशन ऑफ टैक्स बर्डन बिटवीन दी टैक्स पेयर्स। तो एरिक लिंडर 1919 में वॉलंटरी एक्सचेंज थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस देते हैं, जिसके जम्पशंस हैं, टू कंज्यूमर्स हैं ए एंड बी, बोथ जॉइंटली बियर द कॉस्ट, कि अगर उनको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो जॉइंटली कॉस्ट को बियर करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आ तो इन लोगों पर ही रहा है। बोथ कंज्यूमर रिवील देयर ट्रू डिमांड शेड्यूल्स, के वो अपने ट्रू डिमांड शेड्यूल्स देंगे कि मुझे यस इतनी वैल्यू है, बी कहेगा मुझे इतनी वैल्यू है। स्टेट सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इक्विलिब्रियम व्हेन जॉइंट डिमांड इंटरसेक्ट सप्लाई। तो इसका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन दिया थ्योरी का वोवन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, हार्वर्ड आर वोवन विद ने दिया है। इसमें क्या है कि डी ए मीन्स डिमांड कर्व ऑफ ए, डी वी डिमांड कर्व ऑफ बी फॉर द स्टेट एक्टिविटीज, एंड ये कंबाइंड डिमांड कर्व है कि हमारी कहां पर आती है इक्विलिब्रियम, जहां पर हमारा सप्लाई कर्व टोटल डिमांड कर्व को टच कर रहा है। दिस इज द लेवल ऑफ ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टेट एक्टिविटीज ओके। इसमें हम कितना कितना पे करेंगे, वॉलंटरी बेसिस पर कैसे पे करेंगे, इतना अमाउंट ए कंज्यूम कर रहा है तो इतना ए पे करेगा, एम जे ए पे करेगा, प्लस एम के कौन पे करेगा, बी वाला पे करेगा, टोटल कितना पे हो जाएगा, पीएम पे होगा। तो इस बेसिस पर उन्होंने सोल्यूशन दिया। इट इज अचीव थ्रू वर्टिकल समेशन से हमारा जो इक्विलिब्रियम आता है। फाइनेंसिंग के ये मॉडल क्या कहता है कि फाइनेंसिंग कैसे होगी पब्लिक गुड्स की, तो फाइनेंसिंग कैसे होगी, वॉलंटरी बेसिस पर होगी, किस बेसिस पर, जब जॉइंटली वो एक दूसरे एग्री करेंगे। कॉस्ट सर्विस अप्रोच, कॉस्ट सर्विस अप्रोच में हमारा क्या आता है, सेमी कमर्शियल रिलेशनशिप होता है स्टेट एंड द सिटीजन, कि सिटीजन आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट्स, के स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सिटीजन्स को कुछ दिया जाएगा, बेनिफिट्स दिए, अगर उन्हें लेने हैं तो उनको कॉस्ट भी बियर करनी है। द सेम argument as in the benefit received theory is done in the cost of service approach. So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.